टॉपिक लिखेंगे फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम। मान लो तीन सिचुएशन कंसीडर करो कि एक पार्टिकल है, उस पर आपने फोर्स, एक बॉडी है, उस पर आपने फोर्स एक्सर्ट किया, उस पर आपने फोर्स एक्सर्ट किया। सपोज करो एक सिचुएशन कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी एंड बॉडी गेट डिस्प्लेस्ड and remain at rest. After getting displaced, the body remain at rest. What happens in this situation? You can say that it is a situation of neutral equilibrium. क्या है? Neutral equilibrium. आपने डिस्प्लेस किया, फिर एज इट इज जहां है वहां पड़ा हुआ है, फिर थोड़ा फोर्स लगाया और डिस्प्लेस हुआ, फिर जहां है वहां पड़ा हुआ है, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस है। समझ में आ रही बात? या दूसरा सिचुएशन यह है कि एक बॉडी पे आपने फोर्स एक्सर्ट किया, और फिर जो नेट फोर्स है, net force in the direction of displacement, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं। if net force is in the direction of displacement, क्या होगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। क्या कहते हैं इसको? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। If net force is acting in the direction of displacement, this is the situation of unstable equilibrium. If the body is being displaced and remain at its own position and net force is zero, net force is equal to zero. This is called neutral equilibrium. Neutral equilibrium. समझ में आ रहा है आपको? जैसे मैंने डस्टर को पुश कर दिया, डस्टर एक जगह पे गया, फिर रुक गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का सिचुएशन है। डस्टर जा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस पे नेट फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स लग रहा है मींस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब आपने फोर्स लगाया किसी बॉडी को, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट का ये डायरेक्शन है, अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट यहां तक हुआ, फिर नेट फोर्स अपोजिट आ रहा है। नेट फोर्स किधर आ रहा है? नेट फोर्स अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। तो बॉडी रिस्टोर होकर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। The body will come back to its original position because the net force is acting opposite to the displacement. Net force अगर displacement के opposite में एक्ट कर रहा है, इसका मतलब बॉडी रिस्टोर होकर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो बॉडी रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहा है, ये क्या किसको शो कर रहा है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है। ये किसको शो कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन को। यानी कि फॉर एसएचएम क्या जरूरी है? रीस्टोरिंग फोर्स। क्या जरूरी है भाई? रीस्टोरिंग फोर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एसएचएम। क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ क्यों आएगा? बार बार मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, डिस्प्लेस हुआ फिर मीन पे आया, डिस्प्लेस हुआ फिर मीन पे आया। क्यों? क्योंकि रीस्टोर हो रहा है। और मीन पोजीशन पे आके भी क्यों जाता है? जैसे मान लो रीस्टोर होकर मीन पोजीशन पे आया, फिर क्रॉस कर जाता है उसको। क्यों क्रॉस कर जाता है? इनर्शिया की वजह से। किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। इनर्शिया ऑफ मोशन में तुरंत नहीं रुक सकता। तुरंत रुकेगा क्या? आप झूले पे आ रहे तुरंत रुक जाएगा, आप झूला वहीं रहेगा, आप कहीं और होंगे। सीट बेल्ट बांधना पड़ेगा, झूले पे सीट बेल्ट बांधना पड़ेगा ना, झूला अचानक से रुक जाने वाला हो तो। समझ में आ रहा है कार्तिक? कभी गिरे वैसे? कोई बात नहीं। तो इंसान के गिरने के लिए कई सारे सिचुएशन है, तो इंसान पे वेरी करता है। झूले से गिरना अलग बात है, इंसान को नहीं गिरना है, ठीक है। फॉर एसएचएम रीस्टोरिंग फोर्स एंड इनर्शिया, दो फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट है। दो फैक्टर क्या है? इंपॉर्टेंट है सिंपल हार्मोनिक मोशन के स्टडी के लिए। एक रीस्टोरिंग फोर्स, एक इनर्शिया। रीस्टोरिंग फोर्स से रीस्टोर होकर मीन पोजीशन पे आएगा, और इनर्शिया की वजह से मीन पोजीशन को क्रॉस करके दूसरे डायरेक्शन में जाएगा। इतनी बातें आ रही समझ में? चलो अब इसके बाद देखते हैं कि फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम में हमने क्या कहा था कि आपने फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स वही तो वापस लाएगा उसको। तो रीस्टोरिंग फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन या डिस्प्लेसमेंट। तो F इज इक्वल टू माइनस के वाई, यही पढ़ा आपने, F इज इक्वल टू माइनस के वाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या कहता है? F इज इक्वल टू एम में, F इज इक्वल टू एम में मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या आया था? माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसका मतलब कि m
माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, वाई, ओमेगा स्क्वायर वाई कह सकते हैं कि माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, मैक्सिमम आ गया था, ओमेगा स्क्वायर आर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है यहां तक। अब ये हो गया आपका एम ओमेगा स्क्वायर वाई। न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स की वैल्यू आ गई एम ओमेगा स्क्वायर वाई। क्लियर है सबको? और फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम से क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे कि ऑन इक्वेटिंग इनको इक्वेट किया जाए। इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। वाई से वाई कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है यहां तक। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बाई एम, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। समझ में आ रहा है? तो ओमेगा स्क्वायर यानी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। तो ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी। तो अगर ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखते हैं तो ये हो गया अंडर रूट के बाई एम। समझ में आया ये पॉइंट? फिर टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू, ये इन्वर्ट हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई करके, तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब एम है मास और मास है इनर्शिया फैक्टर। एम क्या है, मास है, और मास क्या है, इनर्शिया फैक्टर। और के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। रिस्टोरिंग फोर्स के लिए जो कांस्टेंट लगा है उसको इन जनरल क्या कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो के है स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या कहेंगे उसको क्या कहेंगे, स्प्रिंग फैक्टर कहेंगे। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। यहां तक आई बात समझ में? एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन है, अगर एक्सेलरेशन, ये तो नोट कर लिया होगा आप लोगों ने कि टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट इनर्शिया फैक्टर। अब ध्यान से देखना, जब सिंपल पेंडुलम पढ़ेंगे या और भी कोई ऑसिलेटर पढ़ेंगे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सिलेंडर है, किसी वाटर में फ्लोट कर रहा है, यूट्यूब के अंदर लिक्विड है, उसका ऑसिलेशन हो रहा है, या अर्थ के डायमीटर के अलॉन्ग एक टनल बना दिया, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट गिर गया, तो उसमें देखोगे कि जब भी आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो इन दो चीजों की आपको जरूरत है, एक तो इनर्शिया फैक्टर और एक स्प्रिंग फैक्टर। एक और तरीका यहां से देखें, एम ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर वाई, है ना, सॉरी ओमेगा स्क्वायर वाई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए बाई वाई, तो ओमेगा इज इक्वल टू अगेन अंडर रूट ए बाई वाई। ओमेगा क्या लिखेंगे, 2 पाई बाई टी, सो 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बाई वाई। तो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई बाई ए। सही है, देखो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट वाई बाई ए। तो यहां पे हो गया डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट वाई बाई यानी कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। तो एक एक्सप्रेशन और मिल गया कि टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट और अपॉन एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। टाइम पीरियड के लिए दो एक्सप्रेशन मिला आपको, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के भी फॉर्मेट से फाइंड कर सकते हैं, और इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। सिचुएशन दोनों अलग अलग है, अभी हम डिस्कस करेंगे, ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो क्लियर हो गया यहां तक। फोर्स लॉ ऑफ एसएचएम में आपको समझ में आ गया कि कोई बॉडी पे फोर्स लगाया, डिस्प्लेस हो गया, रेस्ट पे आ गया, वो कौन सा सिचुएशन है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, वो नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही है, तो वो कौन सा सिचुएशन है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और कोई बॉडी पे फोर्स लगाया, डिस्प्लेस हुआ, और नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, रीस्टोरिंग टेंडेंसी की है, रिस्टोर करके वापस ले आया, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और ये जो है मेन कारण है किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन का। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इनर्शिया फैक्टर, दूसरा स्प्रिंग फैक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि आपका रिस्टोरिंग टेंडेंसी होना चाहिए और इनर्शिया होना चाहिए, जिससे मीन पोजीशन को ओवरशूट
कर सके। ऑसिलेशन एक्चुअली किस चीज की ऑसिलेशन है? एनर्जी का ऑसिलेशन है, काइनेटिक से पोटेंशियल और पोटेंशियल से काइनेटिक। इतना समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके बाद।